चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास हम किसके बारे में है? आज की क्लास है सेक्शन 115 बीएसी के बारे में। सेक्शन 115 बीएसी। सेक्शन 115 बीएसी बेटा जी एक ऐसा बॉम्ब है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, स्टूडेंट्स पे फोड़ा है। ठीक है, कहने को इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स निकाल दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने थोड़ा सा परेशानी वाला काम कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर को अब पूछने के लिए एक ही क्वेश्चन में दो चीजें हो गई कि भैया एक ही क्वेश्चन है। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन होता था उसमें कहते थे टैक्स निकाल के बता दो भैया। अब उनके पास एक ही क्वेश्चन में डबल काम हो गया, पूछने के लिए कह रहे हैं कि अब टैक्स निकाल के बताओ, अज्यूमिंग हम 115 बीएसी को ऑप्ट करते हैं और अज्यूमिंग हम 115 बीएसी को ऑप्ट नहीं करते। सबसे पहले तो यह समझना है कि 115 बीएसी है क्या। 115 बीएसी एक ऑल्टरनेट टैक्सेशन सिस्टम है जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो यू कैन कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड अंडर द ओल्ड रिजीम विच इज नॉर्मल प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और अदरवाइज यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन। ये सेक्शन बेटा उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए जो टैक्स प्लानिंग वगैरह करते नहीं है। अब जैसे मान लो अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, आप एटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस का करते हो, ठीक है, आप सीसीडी में पेंशन स्कीम ले रहे हो, आप हर तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एटीजी में डिडक्शन ले रहे हो, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी अच्छी खासी कम आएगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आपके लिए ये बेटर एक ऑप्शन में रहेगा कि आपके पास भैया कोई डिडक्शन नहीं है, कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है, तो आपका टैक्स रेट कैसे कम आए। तो इसको समझने के लिए जरा इसके टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन 2 पे इनकम टैक्स एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट्स। देखने में स्लैब रेट कंसेशनल लग रहे हैं, लेकिन जो फिर अबंडेंट अमाउंट ऑफ डिसअलावेंसेस हैं उनको भी ध्यान से देखना है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्लैब रेट को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर स्लैब रेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल सिनेरियो में डिसअलाउ करनी, अलाउ माइनस करनी अलाउड होती है, अब वो माइनस करनी अलाउड नहीं होंगी। तो देखें, एज पर सेक्शन 115 बीएसी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, पहली जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 115 बीएसी जो है वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए ही है, और इंटरमीडिएट के सिलेबस में इंडिविजुअल और एचयूएफ ही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ की ही बात कर रहे हैं अभी हम यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम। अब यहां पे ऑप्शन है हमारे पास, एक वर्ड जिसपे हमने फोकस करना है। अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एक्ट स्पेशल रेट, स्पेशल रेट्स अंडर चैप्टर 12 सच एज सेक्शन 111A, 112, 112A, 115BB एक्सेट्रा। तो जो स्पेशल रेट्स वाले टैक्स थे वो वही रहेंगे। ये स्लैब रेट का ऑल्टरनेटिव है बेटा। यहां पे अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ लिखा है तो यहां पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कोई फर्क नहीं है। अगर होता तो रेजिडेंट यही लिख देते ना साथ में वो। ठीक है, एट द फॉलोइंग कंसेशनल रेट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो देखिए, पहले 2.5 लाख रुपए पे नील कर रहे हैं, ये तो पहले भी था। फिर अगले 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए, मतलब अगले 2.5 लाख रुपए पे 5%, ये तो पहले भी था। फिर 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक 10%। अच्छा, पहले ये 20% होता था 10 लाख तक। तो पहले ये वाला जो होता था नॉर्मल वाला जो स्लैब रेट वो 20% होता था। फिर 7.5 लाख से 10 लाख एक और स्लैब बना दिया 15%, तो ये वाला भी ये 20% हुआ करता था। फिर 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% कर दिया है। ये तो पहले 30% पे जाता था, और उसके बाद 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और फिर 15 लाख से ऊपर जाके 30%। तो एक तरह से अगर हम देखें, पहले यहां पे हम कौन सा टैक्स देते थे, यहां पे भी 30% देते थे। ठीक है ना, तो इन्होंने हमें इस पर्टिकुलर विंडो पे यहां से लेकर यहां तक फायदा दिया है।
बाकी ये वाला पहले से सेम है, ये वाला पहले भी सेम था। तो बेसिकली 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम जो है उस पर आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा जिंदगी इतनी आसान नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ये ऑप्शनल जो टैक्स स्लैब रेट है उसके लिए ऑप्ट करते हैं, अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो इस केस में आपको कई सारी चीजों का त्याग देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, जिसमें से एक मेजॉरिटी सिंपल सी चीजें मैं बता दूं, अगर आपको याद हो सेक्शन 16(1)(a) क्या है, बताओ, किसी को याद है? सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ जी, सेक्शन 16(1)(a), सेक्शन 16(1)(a) सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन है। सेक्शन 16(1)(a) सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन है, जो कि अमाउंट क्या है, 50,000। आपको नो क्वेश्चन आस्क्ड आपकी सैलरी की इनकम में से 50,000 रुपए माइनस करने दिए जाते हैं टैक्स फ्री, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख के आपको, अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं सेक्शन 115 बीएसी का, तो आपको वो सैलरी की डिडक्शन 50,000 रुपए की माइनस करनी अलाउड नहीं है। तो फिर कई चीजें हैं जो आपसे छीनी जा रही हैं और उसके बदले में ये आपको रिलैक्स्ड टैक्स स्लैब रेट दिया जा रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स। सर्टेन डिडक्शन यानी एग्जेम्पशन नॉट अलाउेबल। सेक्शन 115 BAC subsection 2 provides that while computing total income, the following deductions exemptions would not be allowed if an individual or HUF opts for concessional rates of tax under section 115 BAC। कौन सी? सबसे पहले देखिए, लीव ट्रैवल कंसेशन आपको अलाउ नहीं होगा। LTC याद है आपको? LTC 4 साल के ब्लॉक में कितनी बार मिलता था एग्जेम्पशन? 4 साल के ब्लॉक में कितनी बार एग्जेम्पशन लिखते थे? लिख के बताइए, टाइप कीजिए बेटा। हाँ जी, कितनी बार 4 साल के ब्लॉक में? 2 बार आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 1013A हाउस रेंटल अलावेंस। हाउस रेंटल अलावेंस याद है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग करते थे, HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 50% ऑफ सैलरी अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, और 40% अगर एनी अदर सिटी है। वो सब याद है? वो एग्जेम्पशन जो आप माइनस करते थे वो भी नहीं मिलेगी। फिर ये कह रहे हैं 1014 एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलावेंसेस और बेनिफिट टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस। फिर 1017 बेटा MLA MP का होता है। आपको याद होना चाहिए, MLAs और MPs की जो इनकम होती है, जो उनको सैलरी मिलती है, अब 2 ऑप्शन देता हूं, मुझे बताना, जरा चूज करना, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है? क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है? इज इट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी और अदर सोर्सेज? बताओ जरा। वेरी गुड, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। व्हाई? बिकॉज देयर डू नॉट एग्जिस्ट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो वहां पे, लेकिन एक और पॉइंट ये भी होता है कि एग्जेम्प्ट होते हैं मोस्टली उनके जो अलावेंसेस होते हैं, यहां वो भी एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे। फिर सेक्शन 1032 होती है एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट। याद है 1500 रुपए की एक एग्जेम्पशन होती है, 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन होती है। जब आप क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ते हैं बेटा, तो क्लबिंग ऑफ इनकम में आपने पढ़ा कि क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट। तो जब भी आप क्लबिंग करते हैं तो 1500 रुपए की आपको एक एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है ना? वो नहीं मिल पाएगी। सेक्शन 10AA टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन SEZ। SEZ वाली, एक्सपोर्ट टर्नओवर वाली, हमने डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ी है। डेवलपर को भी मिलती है और यूनिट को भी मिलती है SEZ में। फिर सेक्शन 16 की कोई भी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलावेंस वाली डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलावेंस वाली डिडक्शन याद है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, ये भी अलाउड नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन ये भी अलाउड नहीं हो पाएगी। 24B में देखिए, 24B इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी,
24B में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपको याद है जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपकी जीएवी निल होती है। जीएवी निल होती है, उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने अलाउड नहीं होते हैं, तो एनएवी भी निल आती है। सेक्शन 24A जो है आपका, सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन वो निल हो जाएगा क्योंकि वो 30% ऑफ एनएवी वाला होता है। और अब सेक्शन 24B की बारी है। सेक्शन 24B, सेक्शन 24B क्या है भैया? सेक्शन 24B है इंटरेस्ट, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला नॉट अलाउड है, ये बात याद रखे। किसी को लिमिट याद है इसकी? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हो? शाबाश, तुषार ने बता दिया, वेरी गुड। फिर उसके बाद सेक्शन 35 पीजीबीपी के सेक्शन हैं। सेक्शन 35 में आप डिडक्शंस नहीं ले सकते। सेक्शन 35 में मेजरली अभी साइंटिफिक रिसर्च की बात चल रही है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, approved Indian company for scientific research, notified approved research association, university, college, institution for research in social science or statistical research, approved national laboratory, university, IIT specified person for scientific research undertaken under an approved program। ये सारी 100% की डिडक्शंस जो हैं अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन करते हैं आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 35AD में याद है स्पेसिफाइड बिजनेस कितने पढ़ाए हैं? सेक्शन 35AD में याद है स्पेसिफाइड बिजनेस कितने पढ़ाए हैं मैंने? 14 बिजनेसेस, वेरी गुड, 14 बिजनेसेस हैं, याद होना चाहिए। हॉस्पिटल 100 बेड वाला, होटल 2 स्टार से ऊपर कैटेगरी वाला, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ बीज वैक्स, ठीक है ना, और कई सारे हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटी, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो, सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर, सब आपको याद आना चाहिए। इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 35CCC आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 57(2)A डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन की डिडक्शन किसी को याद है? फैमिली पेंशन की डिडक्शन होती है या तो 15,000 रुपए या फिर 1/3 ऑफ पेंशन, विच एवर इज लेस। तो आपको या तो 15,000 रुपए या 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट, विच एवर इज लेस की डिडक्शन मिलती है। फिर उसमें वो कह रहे हैं 80C to 80U की कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। 80C to 80U की कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है अदर देन employers contribution towards national pension scheme, notified pension scheme under section 80CCD2 and deduction in respect of employment of new employees under section 80JJAA, job आओ, याद आ रहा है? job आओ, सेक्शन 80JJAA याद दिलाओ बेटा। सेक्शन 80JJAA में आपको कितने साल तक डिडक्शन मिलती है? मैं भी देखूं तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है, रिवीजन करा के बेटा मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हें चीजें याद ना हो रही। सेक्शन 80JJAA में कितने साल की डिडक्शन मिलती है? 80JJAA में कितने साल की डिडक्शन मिलती है? मैंने ना क्लास एंड कर देनी है, अगर तुमने जवाब नहीं दिए तो धमका रहा हूं, समझो जरा। और कितने % की डिडक्शन मिलती है याद रखो, मेरे साथ क्लास में आने से पहले बेटा रिवाइज करो चीजों को। 3 साल तक डिडक्शन मिलती है और 30% ऑफ एडिशनल वर्कमैन कॉस्ट की आपको डिडक्शन मिलती है, 30% 3 साल तक। फिर वो आपसे कह रहे हैं कुछ लॉसेस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, सर्टेन लॉसेस not allowed to be set off while computing total income, set off of any loss, carry forward or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred to in one above। अगर आप पिछले सालों के कोई लॉस लेके आए हैं और वो लॉस उपरोक्त लिखी चीजों से रिलेटेड है
तो वो आप पिछले साल, इस साल के ही माइनस नहीं कर सकते यार, इस साल के ही माइनस नहीं कर सकते आप, तो आप अगले साल के कैसे माइनस करोगे, पिछले साल के, सॉरी, ठीक है। अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड। तो कोई भी लॉस अगर आपका अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको किसी और हेड से अलाउ नहीं किया जाएगा। डेप्रीसिएशन और एडिशनल डेप्रीसिएशन के बारे में बात करें। डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज टू बी डिटरमिन्ड in the prescribed manner. Depreciation in respect of any block of assets entitled to more than 40% would be restricted to 40% on the written down value of such block of asset. Additional depreciation under section 32(1)(2)(a however cannot be claimed. आप यहां पे समझें, डेप्रीसिएशन अलाउड है माइनस करनी, लेकिन 40% से ऊपर अगर कोई रेट है तो उस पर आपको 40% ही मिलेगा मैक्स टू मैक्स। समझ में आ रही है, 40% ही मिलेगा मैक्स टू मैक्स, ये बात ध्यान देंगे। एडिशनल डेप्रीसिएशन मना कर दी गई है, वो आपको माइनस करनी अलाउ नहीं है। फिर एडिशनल पॉइंट्स, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC, total income should be computed without set off of any loss brought forward or depreciation from any earlier assessment year where such loss or depreciation is attributable to any of the deductions listed in one above. Such loss and depreciation would deemed to have been already given effect to, and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year. Where there is a depreciation allowance in respect of a block of asset for an earlier assessment year attributable to additional depreciation under section 32(1)(2)(a, which has not been given full effect prior to assessment year 21-22 and which is not allowed to be set off in the assessment year 21-22 due to exercise of option under section 115 BAC from that year, corresponding adjustment shall be made to the WDV of such block of asset as on 1st April 2020 in the prescribed manner, that is that is the WDV as on 1st April 2020 will be increased by the unabsorbed additional depreciation not allowed to be set off. मतलब अगर आपको कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं की जा रही है सेट ऑफ करनी, अब एक मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से, आपको पास कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, ठीक है, हमने कहा कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आप 115 BAC ले रहे हैं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। एक सिंपल सी बात है, आप 115 BAC ले रहे हैं तो हम आपको डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, दैट्स इट। फिर आप कहते हो सर अगर आपने डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं करी, आपने मेरे एसेट में से तो माइनस कर दी, आपने मेरे एसेट में से तो वो डेप्रीसिएशन माइनस कर दी है ना, तो ये तो मुझे नुकसान हो गया। मैं पिछले साल डेप्रीसिएशन चार्ज करी थी और उससे मेरा एसेट माइनस हुआ था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एसेट की वैल्यू कम हो गई, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं मेरे को सेट ऑफ हो जाएगी क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है, सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के कहीं भी सेट ऑफ हो जाती है, कितने सालों तक भी चलती है। लेकिन अब तो 115 BAC ले रहे हैं तो आपने तो उसका किस्सा ही खत्म कर दिया, तो फिर ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। मैं कह रहा हूं नाइंसाफी नहीं हुई, वापस ऐड कर लो अपने एसेट की कॉस्ट में, अलाउ नहीं करेंगे, कॉस्ट वापस बढ़ा लो एसेट की, वापस ऐड कर लो अपने एसेट की कॉस्ट में। तो ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, आप अगर WDV देखते हैं किसी एसेट की बिगिनिंग ऑफ द ईयर और साइड बाय साइड आपको अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन दी जाती है जो कि कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है उस पर्टिकुलर एसेट के लिए, और आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पा रहे क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं है माइनस करनी, तो आप उसे वापस ऐड कर देंगे WDV में। 1 अप्रैल 2020 की जो WDV है उसमें आप उसे वापस ऐड कर देंगे। बात समझिए बेटा जरा ध्यान से, ठीक है। यहां तक तो मुद्दे की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यहां से बात ही अलग शुरू हो जाती है। ये आपको एक बारी लिस्ट पे ध्यान देना है कि कौन सी चीजें अलाउड है और कौन सी चीजें नॉट अलाउड है, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर बाद ये बात की बात शुरू करेंगे, जो टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन वाली बात है, वो बात की बात है, वो भी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। पहले तो हम कैलकुलेशन सीखें, ठीक है, पहले तो हम कैलकुलेशन सीखें भैया इसकी।
इस बात पे मुद्दे पे ध्यान देना है सबने। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेशन करने की। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन खोल रहा हूं मैं आपके आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटा जी देखिए, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसकी बेसिक पे 1 लाख पर मंथ है, हाउस रेंटल अलाउंस 20,000 पर मंथ है, रेंट पेड 10,000 पर मंथ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ है। Employer allowed him leave travel concession from Delhi to Goa and paid rupees 7,000 per ticket for 4 members. 7,000 per ticket for 4 members of family including Mr. X, but economy class fare is rupees 3,000 per ticket. He has one house which is self-occupied. He has taken the loan of 35 lakhs at the rate 12% per annum from State Bank on 1/5/2020 to purchase of this house. He has deposited the certificate of interest. अब ठीक है, he invested rupees 1 lakh in National Savings Scheme certificate and paid rupees 20,000 Mediclaim premium by check. Donated rupees 40,000 to PM Care funds by check. Pagal. Compute his tax liability in the following situations. Not opted for 115 BAC, दूसरा opted for 115 BAC. करें जरा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अभी हमने करना है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC लेके चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लेके चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी, सबसे पहले बेसिक पे। भाई साहब की बेसिक पे कितनी है? आप समझो भाई साहब हमारे जो हैं लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सरकार से, गजब कमाई कर रहे हैं। तो भाई साहब की जो बेसिक पे है वो कितनी है ये देखते हैं। भाई साहब की बेसिक पे बेटा जी 1 लाख रुपए महीना है। तो अगर 1 लाख रुपए महीना उनकी बेसिक पे है तो 12 लाख रुपए, और बेसिक पे आपको याद है फुल्ली टैक्सेबल होती है, तो 12 लाख रुपए तो यहां पे आ गए। फिर उसके बाद हाउस रेंटल अलाउंस, HRA की बात करें तो HRA कितना ले रहे हैं भाई साहब? 20,000 रुपए पर मंथ का HRA ले रहे हैं, 20,000 रुपए पर मंथ का HRA ले रहे हैं। और ध्यान से सुनिए, 20,000 रुपए पर मंथ का HRA ले रहे हैं और 10,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, 10,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं। अब यहां पे समझना है, ठीक है ना, यहां पे समझना है बेटा जी कि क्वेश्चन में ना इन्होंने एक और हरकत कर रखी है। इन्होंने ये भी बता रखा है कि उनके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अगर उनके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये रेंट कैसे पे कर रहे हैं, रेंट क्यों पे कर रहे हैं? और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उनके पास अपना हाउस है, तो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उनको एग्जेम्पशन HRA की नहीं मिलेगी। ये बात सोचनी है, बड़े ध्यान से रखनी है, ठीक है ना। उनका अपने आप के पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। क्वेश्चन दिख ही तो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, ठीक है ना। एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए HRA की नहीं, आप बताओ एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए HRA की कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सोच के बताओ। नहीं मिलनी चाहिए ना? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि भाई साहब के पास अपना घर है। भाई साहब के पास अपना घर है,
एक सेकंड। तो इसलिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चलो शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूं, HRA फुल्ली टैक्सेबल। तो यहां पे 2,40,000 क्या फुल्ली टैक्सेबल HRA डाल देता हूं, क्योंकि खुद का घर भगवान का दिया हुआ है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है 1,000 पर मंथ। आपको जानना है बेटा, ये बात याद रखनी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। बाद में डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 16(2) में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जो कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भैया को मिल जाएंगी। जो रेंट पे किया है उसका कोई फर्क नहीं है बेटा। एक बात बताओ, तुम्हारे पास खुद का घर है, अब तुम बाजू वाला घर किराए पे ले लो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तुम्हें HRA की एग्जेम्पशन नहीं दूंगा अगर तुम्हारे पास उसी सिटी में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, ठीक है ना। देखो, अगर तुम किसी और शहर में रह रहे होते रेंटेड बिल्डिंग में, तो मैं तुम्हें एग्जेम्पशन दे देता। सेम शहर में रह रहे हो तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे समझो जरा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 12,000 मैं यहां पे फुल्ली टैक्सेबल कर दूंगा। अब बच गया लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल के लिए भाई साहब को मिला क्या है, पहले तो ये सोचो। लीव ट्रैवल के लिए भाई साहब को 7,000 पर टिकट दिए हैं और 4 मेंबर्स फैमिली के लिए दिए हैं। तो 7,000 पर टिकट 4 मेंबर्स फैमिली, यानी 7,000 इंटू 4 यानी कि 28,000 रुपए दिए। 28,000 में से इकोनॉमी क्लास फेयर एग्जेम्प्ट है, उन्होंने बताया इकोनॉमी क्लास फेयर 3,000 का है, तो 3,000 का है यानी 12,000 रुपए एग्जेम्प्ट है इसमें से। तो इकोनॉमी क्लास फेयर माइनस करने के बाद 16,000 रुपए जो है वो आपके टैक्सेबल है। सैलरी के नाम पे मेरे ख्याल से इसको और कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं अज्यूम नहीं कर सकता ना सेम सिटी है। मैं ये अज्यूम ही नहीं कर सकता सौमिल की सेम सिटी नहीं है। 12 लाख रुपए प्लस 2,40,000 रुपए प्लस 12,000 रुपए प्लस 16,000 रुपए, ये आ गए 14,68,000 रुपए, 14,68,000 रुपीज। 14,68,000 रुपए में अब मेरे को माइनस करनी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). ये तो ग्रॉस सैलरी आई ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की तो वैसे ही माइनस हो जाएगी। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2), आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको मिलेगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की। एक तो जो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड है वो 12,000, दूसरा 20% ऑफ बेसिक पे 2,40,000, तीसरा आपको मिलेगा 5,000 रुपीज। तो इनमें से जो भी आपका लीस्ट है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसमें से लीस्ट तो मेरे ख्याल से 5,000 रुपीज ही आ रहा है, तो 5,000 रुपीज की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। 5,000 रुपीज की डिडक्शन जब मिल जाएगी, उसके बाद आप इनकम अंडर द हेड सैलरी निकाल सकते हैं बेटा। उसके बाद आप इनकम अंडर द हेड सैलरी निकाल सकते हैं। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी आएगी, इनकम अंडर द हेड सैलरी तुषार ने बता दिया, मैं तुषार की कैलकुलेशन को भरोसेमंद मान के आगे काम करता हूं। 14,13,000, 14,13,000 आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है बेटा, ठीक है। 14,13,000 आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो 14,13,000 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि मेरा एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जीएवी क्या ले लेते हैं भाई, निल, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस ना क्वेश्चन में दे रखे हैं ना मुझे माइनस करने अलाउड है, तो फिर मेरे पास एनएवी क्या आ जाएगी, निल। फिर इसमें से सेक्शन 24(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भी चाहो तो कुछ नहीं दे सकते,
और 24B में इंटरेस्ट की डिडक्शन आप दे सकते हो। -24B इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी है भैया, क्या ब्याज दे रहे हैं भाई साहब? 35 लाख रुपए पे 12% है और मई से लोन लिया है। 35 लाख रुपए से 12% है और 1 मई से लोन लिया है, यानी 11 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? 3,85,000। 3,85,000 आ गया। लेकिन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 2 लाख, क्योंकि लिमिट है ना भाई। तो यहां पे वैसे तो 3,85,000 आया है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख है, तो इसलिए आपकी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? 2 लाख। अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? दो हेड हैं आपके, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सैलरी में से एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख है भी 2 लाख। तो 14,13,000 में 2 लाख करा तो कितना आया? 12,13,000। अच्छा, जीटीआई में से अभी हम डिडक्शंस माइनस कर सकते हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 280U भाई साहब के बारे में यहां पे बताया हुआ है कि उन्होंने 1 लाख रुपए के तो नेशनल सेविंग स्कीम लिए, तो 80C में उन्होंने नेशनल सेविंग स्कीम कर दी, और फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और 20,000 रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उस पे उनको 80D में डिडक्शन मिल जाएगी। चेक से पेमेंट करिए। 40,000 रुपए पीएम केयर पे डोनेट करें तो 100% डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट अंडर सेक्शन 80G। ये बात समझ में आ रही है? अंडर सेक्शन 80G। तो यहां पे 80C में 1 लाख रुपए मिलेंगे, 80D में 20,000 रुपए मिलेंगे, और 80G में 40,000 रुपए मिलेंगे। 40,000 रुपए मिलेंगे। एक और डिडक्शन मिलनी है, कौन बता सकता है कौन सी मिलनी है? एक और डिडक्शन मिलनी है इन भाई साहब को। बेटा जिसने बता दी, मैं बता रहा हूं वो ये अटेम्प्ट क्लियर ही क्लियर है, उसे कोई रोक नहीं सकता इस अटेम्प्ट को क्लियर करने में। बड़ी पैनी नजर चाहिए उस पर्टिकुलर डिडक्शन को ध्यान में रखने की। एक डिडक्शन और रह गई है, कौन सी डिडक्शन रह गई है बताओ जरा? क्वेश्चन दिखा दूं? चलो जी, क्वेश्चन दिखा देता हूं। प्लीज बेटा माइक म्यूट रखें, चैट पे जवाब दें। हाँ जी, कौन सी डिडक्शन रह गई? एक डिडक्शन, एक सेक्शन मिल सकता है। अंशिका सही ट्रैक पे है। इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक डिडक्शन है। लोन सैंक्शन होना चाहिए ईयर 2021, सेक्शन 80EEA। सेक्शन 80EEA, सेक्शन 80EEA कहता है कि अगर आपको 24B में डिडक्शन नहीं मिल पाई इंटरेस्ट की, तो आप उसके अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। किसी को याद आ रहा है सेक्शन 80EEA? सेक्शन 80EEA, इसके अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल सकती है। तो 80EEA की एक कंडीशन है कि 2019 से 2021 के बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए। इन्होंने तो डेट भी बता दी कि 2020 में हुआ था। अच्छा, आपको 3,85,000 रुपए के इंटरेस्ट में से 2 लाख रुपए की ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुकी है, तो इतने की नहीं मिलेगी। यानी मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितनी मिल सकती है? 1,85,000। लेकिन यहां पे 1,50,000 की रिस्ट्रिक्शन होती है सेक्शन 80EEA के अंदर। 1,50,000 की रिस्ट्रिक्शन होती है सेक्शन 80EEA के अंडर। तो ये भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, और फिर आपकी टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, टोटल इनकम निकाली जाएगी। माइनस करें जरा, 12,13,000 माइनस 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 1.5 लाख, ये आ गया आपका 9,03,000। 9,03,000 पे आपको टैक्स पे करना है, यानी ये आपकी टोटल इनकम है। अब टैक्स पे करेंगे 9,03,000 पे स्लैब रेट पे, टैक्स पे करेंगे 9,03,000 पे स्लैब रेट पे, तो ये आ जाएगा 93,100।
रिलीफ अंडर सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल नहीं है, ना ही सरचार्ज लगना है, तो सीधे सीधे इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% लगा देंगे। इसका 4% आता है 3724, इसका 4% आता है 3724। तो यानी मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो आ रही है इस समय वो कितनी आ रही है, 93,100 प्लस 3724, ये आ गई 96,824। हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या ये समझ में आया? 96,824, 96 आ रही है, 97 क्यों कह रहे हो अंशिका जी? मैं भी चेक कर लेता हूं, 93,100, 3724, 96,824 है। अच्छा, इसको राउंड ऑफ भी तो करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं अंडर सेक्शन 288B टू द नियरेस्ट 10, यानी 96,820, 96,820। ये टैक्स तब पे करना है जनाब को अगर ये 115 BAC ऑप्ट नहीं करते हैं। अब सेकंड राउंड चलाएंगे हम। इफ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC, ठीक है जी, इफ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC। तो अब हम सेकेंड राउंड चलाएंगे, उसके अंदर हम कहेंगे कि अगर आपने 115 BAC के लिए ऑप्ट किया है तो इनकम अंडर द हेड सैलरी इस बार दोबारा से निकालेंगे। अच्छा, बेसिक पे तो पहले भी फुली टैक्सेबल थी, अभी भी फुली टैक्सेबल है 12 लाख। HRA पिछली बार भी फुली टैक्सेबल था, इस बार भी फुली टैक्सेबल है। बाय द वे, अगर पिछली बार में अगर इसके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं होता तो इसे HRA की एग्जेम्पशन मिल रही होती, जो कि इस केस में बिल्कुल कतई ही नहीं मिलेगी, क्योंकि 115 BAC के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो HRA की जो हमारी डिडक्शन है वो 115 BAC के केस में मिलती ही नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पिछले केस में नहीं मिली क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी था। तो HRA टोटल जो 20,000 रुपए महीने का मिल रहा है वो 2,40,000 रुपए यहां पे आ जाएगा। LTA की बात करें तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा 28,000। ये 28,000 आपको याद है ना, 7,000 रुपए की टिकट थी, 4 लोगों की टिकट थी, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि 115 BAC। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस तो पहले भी हमने फुल्ली टैक्सेबल किया था, उसकी डिडक्शन दी थी सेक्शन 16 में, जो कि अब नहीं मिलेगी। तो ऐसा करने के बाद जो मेरी ग्रॉस सैलरी है वही मेरी इनकम अंडर द हेड सैलरी है। 12 लाख प्लस 240 प्लस 28,000 प्लस 12,000, तो 14,80,000 ही मेरी इनकम अंडर द हेड सैलरी है। अच्छा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इस बार कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि GAV नील, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं, NAV नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नील इज नील, 24B जो माइनस करते हैं इंटरेस्ट वो अलाउड ही नहीं है। अब 0 में से 0 माइनस करते रहो, कुछ है ही नहीं। तो इनकम अंडर द हाउस हेड हाउस प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। तो यानी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम इस बार 14,80,000 रुपए आ रही। फिर इसमें से माइनस करें अगर हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो जो मैंने माइनस करी थी वो माइनस करनी अलाउड है ही नहीं। तो फिर हमारे पास मेरी टोटल इनकम कितनी बनती है? टोटल इनकम कितनी बन रही है मेरी? टोटल इनकम बन रही है 14,80,000। आओ इस पे टैक्स निकालें 115 BAC के स्लैब रेट के हिसाब से। पहले 2.5 लाख रुपए पे नील, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% यानी कि 12,500। फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे यानी 7.5 लाख रुपए तक 10% यानी कि 25,000 रुपए। फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे 15% यानी 10 लाख रुपए तक। तो 2.5 लाख इंटू 15%, 37,500। उसके अगले 2.5 लाख रुपए पे
20%, यानी कि 50,000 रुपए, और उसके बाद 2.5 भी बचे क्योंकि 12.5 हो गए ना, तो 1480 माइनस 1250, 2,30,000 बचे। इस पे 25% का टैक्स लगेगा। 2,30,000 पे 57,500 रुपए, कुल मिला के जो टैक्स बना 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 57,500, 1,82,500 का टैक्स बनता है। भाई साहब को ना ही रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलने की एलिजिबिलिटी आई है, ना ही इन पे सरचार्ज लगता है, तो सीधा सीधा इस पर्टिकुलर टैक्स के अमाउंट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% जड़ देंगे। 182,500 का 4% 7,300 हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 182,500 प्लस 7,300 कम्स आउट टू 1,89,800। बताओ जरा, ये टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप 115 BAC को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बताइए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में असेसी को क्या करना चाहिए? 115 BAC ऑप्ट कर लेना चाहिए। सौमिल, एग्जाम में मेरी सलाह यह है कि GAV नील वगैरह सब कुछ लिख लेना, GAV वगैरह सब कुछ नील लिख देना, ठीक है? GAV कैलकुलेट करके जरूर बताना, या फिर नीचे नोट दे देना एक छोटा सा, बताना जरूर है, खाली नहीं छोड़ना। अब आप बताइए 115 BAC का सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्लियर है? 115 BAC का सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्लियर है? कैसे सॉल्व किया जाए समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आंसर भी देख लेते हैं। ये 96,820 और यहां पे 1,89,800। कोई दिक्कत नहीं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। ये PGBP से रिलेटेड, आपको और क्लैरिटी आएगी 115 BAC को लेके। Mr. X has income under business profession 20 lakhs, but no adjustment has been made for the following: donation given rupees 2 lakh to approved scientific research association, इस पे 100% की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 35 में। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स 1,75,000, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप इसे। Unabsorbed depreciation relating to additional depreciation for earlier years 1,40,000. Bought forward loss of house property 3 lakh of assessment year 2019-20. His minor son has interest income 1 lakh जो क्लब की जाएगी और 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन दी जाएगी। He has invested rupees 40,000 in PPF. Compute his tax liability in the following situations. पहला, not opted for section 115 BAC, दूसरा opted for section 115 BAC। ठीक है, तो इसके अंदर जरा ध्यान से सुनिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, not opted for section 115 BAC, not opted for section 115 BAC। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे इनकम अंडर द हेड PGBP। मेजर हेड तो इस क्वेश्चन में वही लग रहा है ना, इनकम अंडर द हेड PGBP। इसके अंदर इसने बताई मेरी बिजनेस इनकम 20 लाख रुपए की है, जिसमें कुछ चीजें माइनस नहीं करी हैं,
और वो उन्होंने बता दी, जैसे साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशन, तो वो तो हमें अलाउड है माइनस करनी। इस साल 100% हो गई है, अमेंडमेंट हुई है। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कितने की डोनेशन करिए आपने, करिए 2 लाख रुपए की डोनेशन, तो वो आपको माइनस करनी अलाउड है। 2 लाख रुपए की डोनेशन आपको माइनस करनी अलाउड है। फिर जो अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, वो भी तो माइनस करनी अलाउड है। अगर आपके पास इस बार बिजनेस इनकम है तो आप कैरी फॉरवर्ड करके उसको बिजनेस इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आपकी 1,75,000 की है। और फिर एक और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है जो कि एडिशनल डेप्रीसिएशन के पॉइंट से है। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a, यही है ना एडिशनल डेप्रीसिएशन का सेक्शन 32(1)(2)(a, ठीक है। और वो कितनी थी 1,40,000, ये माइनस करनी भी अलाउड है। और कुछ तो नहीं है बिजनेस का, नहीं, वो फिर सन की इंटरेस्ट इनकम वाला पॉइंट है। तो इसमें से 20 लाख में से माइनस करो 2 लाख, माइनस 1,75,000 माइनस 1,40,000, ये आ जाएगा 14,85,000। ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है 14,85,000। इज दैट क्लियर? फिर इसमें इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट इनकम है ना बेटे की, तो यहां पे इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए, इसमें एग्जेम्पशन मिलती है 1,500 रुपए की, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1032, 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है। तो यहां पे वो 98,500 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो जीटीआई आ जाएगी 14,85,000 प्लस 98,500, ये आ जाएगा 15,83,500। इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, एक ही है मेरे ख्याल से। भाई साहब ने 40,000 रुपए पीपीएफ में जमा कराए हैं, तो 80C की ही डिडक्शन मिलेगी 40,000 रुपए। तो मेरी जो टोटल इनकम है, मेरी जो टोटल इनकम है वो 15,83,500 माइनस 40,000, 15,43,500 आ जाएगी। 15,43,500। इसमें से आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है स्लैब रेट पे, माइनस 10 लाख से 30% प्लस 1,12,500, 27,550। सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे @ 4%, 11,022 रुपए। और फिर टोटल टैक्स निकलेगा आपका 27,550 प्लस 11022, 286,572। और राउंड ऑफ करें अगर इसको 2,86,570, 2,86,570। ये क्लियर हुआ सबको? सर वी विल हैव टू, यस वी विल हैव टू गिव नोट, क्लबिंग प्रोविजन बतानी पड़ेगी, हर प्रोविजन बतानी पड़ेगी बेटा, ये कोई इसमें दो राहे नहीं है, जो भी प्रोविजन करोगे बतानी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 115 बीएससी। अगर हम ऑप्ट कर लेते हैं सेक्शन 115 बीएससी के लिए, तो हम कैसे डिडक्शन निकालेंगे? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे पास अब इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी है, जिसमें बिजनेस इनकम है।
20 लाख रुपए माइनस डोनेशन हमने दी थी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये नहीं मिलेगी, एक्सप्रेसिवली मना की गई है, क्लास की स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। फिर माइनस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन थी दो तरह की, एक तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन थी नॉर्मल और एक थी एडिशनल डेप्रीसिएशन। आपको पढ़ाया है, समझाया है, नॉर्मल वाली अलाउड है, अनएब्जॉर्ब्ड वाली जो एडिशनल वाली है वो अलाउ नहीं हो पाएगी। तो यानी कि नॉर्मल वाली 1,75,000 माइनस कर देंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और तो कुछ था भी नहीं ना, पिछले वाले में भी 3 ही चीजें माइनस करी थी ना, तो उनमें से 2 इस बार अलाउड नहीं है। तो मेरी इनकम अंडर द हेड पीजीबीबी कितनी हो गई? 20 लाख माइनस 1,75, ये हो जाएगा 18,25,000। 18,25,000, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर इसमें से आपने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस देखनी है। इंटरेस्ट इनकम ऑफ सन क्लब कर दी गई 1 लाख, लेकिन अब वो जो 1,500 रुपए वाली एग्जेम्पशन थी वो नहीं मिलेगी, तो ये क्लब कर दी हमने। तो हमारी इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जीटीआई जो है, वो आ जाएगी 19,25,000। इसमें से कोई डिडक्शन माइनस करना अंडर सेक्शन 80C टू 80U जो दे रखी है अलाउड नहीं है, यानी टोटल इनकम हमारी 19,25,000 है। ठीक है, अब यहां पे टैक्स निकालना है ऑल्टरनेटिव स्लैब रेट से। तो पहले 2.5 लाख रुपए पे निल, अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% यानी 12,500, उसके अगले 2.5 लाख रुपए पे 10% यानी 25,000, उसके अगले 2.5 लाख रुपए पे 15% यानी 37,500, फिर उसके अगले 2.5 लाख रुपए पे 20% यानी 50,000। अब देखो 19,25 है और यहां मैं 1 2 3 4 5 12.5 लाख तक जा चुका हूं। फिर अगले 2.5 लाख रुपए 25%, तो 2.5 लाख रुपए का 25% आता है 62,500, और उसके बाद कितना है 4,25,000, इस पे 30%, 4,25,000 पे 30%, 127,500, टोटल करेंगे 12,500 प्लस 25 प्लस 37,500 प्लस 50 प्लस 62,500 प्लस 27,500, ये आ गया 3,15,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, तो इंटू 4% ही हो गया 12,600। तो बेसिकली 3,27,600 का टोटल आ जाएगा। 3,27,600 देने पड़ेंगे अगर भाई साहब ऑप्ट करते हैं 115 BSc के लिए, और नहीं तो देने पड़ेंगे 2,86,570। बताइए ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर वही बात, नहीं करना चाहिए ऑप्ट, नहीं करना चाहिए ऑप्ट। ऐसा नहीं हर का आंसर में ऐसा ही आंसर, हर क्वेश्चन में ऐसा ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। इतना मत सोचना कि भैया इसमें से ऐसे ही हर बार नो ही होगा। अगर एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें बंदे ने ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी और उसकी इनकम थोड़ी कम कम ही है, तो उसमें हो सकता है 115 BSc ऑप्ट करने में फायदा आए। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही 115 BSc आपसे कहेगा कि ऑप्ट मत ही करो, ऐसी सिचुएशन हर बार नहीं होगी।
तो प्लीज इसको समझेंगे कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें और भी एस्पेक्ट इसके कवर करने हैं। तो अभी एक जो एस्पेक्ट हम कवर करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एक बार अगर आपने अगर 115 बीएससी लगानी है तो कब तक लगा सकते हैं, और अगर एक बार लगा ली तो क्या हमेशा यही लगानी पड़ेगी या अगले साल बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। 115 बीएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में, इसके अंदर जो की फैक्टर है वो है कि क्या आपकी इनकम में बिजनेस इनकम है। की फैक्टर ये है, अगर आपकी इनकम में बिजनेस इनकम नहीं तो आप 115 बीएससी जब मर्जी लगा सकते हैं, किसी भी साल में, किसी भी साल में चाहे तो ना लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इशू क्या है, पीजीबीपी नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि पीजीबीपी नहीं होना चाहिए। समझो जरा, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, द कंसेशनल रेट वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सबसे पहले कह रहे हैं इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी नहीं है तो सिंपल केस है। वेयर सच इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज नो बिजनेस इनकम, the option has to be exercised along with return of income to be furnished under section 139(1) for a previous year relevant to the assessment year. In effect, such individual or HUF can choose whether or not to exercise the option in each previous year. He may choose to exercise the option in 1 year and not to exercise the option in another year. समझ में आया? अगर पीजीबीपी नहीं है तुम्हारी इनकम में, अगर पीजीबीपी नहीं है तुम्हारी इनकम में, तो तुम्हारे पास खुली छूट है, किसी साल लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो। पीजीबीपी नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा लफड़ा पीजीबीपी में ही तो है। अब यहां पे बात आती है कि भैया अगर आपकी इनकम में पीजीबीपी है तो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो फिर क्या है भाई, द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट specified under section 139(1) for furnishing the return of income for any previous year relevant to assessment year 2021-22 or any later assessment year, and once such option is exercised it would apply to subsequent assessment year. बेटा फंस गए, अगर 115 बीएससी लगा लिया तो एक बार लगा लिया तो आगे आप लगाते ही रहोगे। सर कभी नहीं हटा सकते, मतलब कभी वापस नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस वेयर इट वाज एक्सरसाइज्ड बाय द इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग बिजनेस इनकम फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज्ड। देयरआफ्टर द इंडिविजुअल और एचयूएफ शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट where such individual or HUF ceases to have any business income, in which case option under one above shall be available. अब इसका क्या मतलब, अब इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं the option can be withdrawn only once where it was exercised by the individual or HUF having business income for a previous year other than the year in which it was exercised। मतलब जिस साल में आपने एक्सरसाइज कर लिया उस साल में आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, और आगे आने वाले समय में एक बार भी चेंज कर लिया तो फिर दोबारा इस सेक्शन पे नहीं आ पाओगे, दोबारा इस सेक्शन पे नहीं आ पाओगे। नखरे वाला सेक्शन कह रहा है अगर तुमने मुझे एक बार अप्लाई करके फिर कैंसिल कर दिया, ऑप्ट आउट कर लिया, मैं तुमसे परमानेंट कट्टी बट्टी हो जाऊंगा और तुम मुझे दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर भविष्य में तुमने बिजनेस बंद कर दिया तो तुम नॉर्मल एसएससी बन जाओगे, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, फिर तुम मुझे कभी भी लगा लेना ऑप्शन, कभी मन हो लगाना, कभी मन हो ना लगाना। क्या ये टेक्स्ट क्लियर है सब बच्चों को? क्या ये टेक्स्ट क्लियर है? प्लीज बेटा जी लिखें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सर अगर पहले बिजनेस था और अब नहीं है, और पहले 115 बीएससी लगाया था और विड्रॉ कर लिया था, तो ये ऑप्शन अब जब बिजनेस नहीं है तभी ऑप्शन वापस अवेलेबल हो सकता है। यही तो कहा मैंने कि अगर मान लो आपके पास बिजनेस इनकम थी, आपने 115 बीएससी लगाया,
फिर उसके बाद ऑप्ट आउट कर लिया, तो अब जब तक बिजनेस इनकम है तब तक नहीं लगा सकते, जब तक बिजनेस इनकम है तब तक नहीं लगा सकते। अब अगर बिजनेस बंद कर दिया तो फिर लगाओ, 1 साल लगाओ, 1 साल मत लगाओ, 1 साल लगाओ, 1 साल मत लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एप्लीकेबिलिटी का इशू है ना इसके अंदर, एप्लीकेबिलिटी का इशू है इसके अंदर। ऑब्वियसली फिर फ्यूचर में अगर वापस बिजनेस शुरू कर दिया तो नहीं होगा अवेलेबल, अगर फ्यूचर में वापस बिजनेस शुरू कर दिया तो फिर नहीं होगा अवेलेबल बेटा ये ऑप्शन। ये बात समझो, क्लियर है सब बच्चों को बेटा? 115 BAC में बेटा यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 115 BAC में इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सारे पार्ट बदल देगा एक तरह से वैसे तो 115 BAC, क्योंकि हर चैप्टर के क्वेश्चन में अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन में अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि भैया एक बार 115 BAC लगाएंगे और एक बार 115 BAC नहीं लगाएंगे, बस और तो कुछ नहीं है ना। क्लियर है? पक्का? हाँ जी, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, कोई बात नहीं, सब बदल जाएगा बेटा, समय समय बदलता ही है। तो आई होप आपको सेक्शन 115 BAC क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो 115 BAC में हमारे पास अभी पढ़ने के लिए इतना ही है, मेजर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू।